गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान में चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। जो प्राचीन भारतीय और ग्रीक थे, दार्शनिक द्रव्य के जो द्रव्य था उसके मतलब प्राचीन भारतीय और ग्रीक जो दार्शनिक होता है ना कि मतलब दार्शनिक देखने वाले, वो द्रव्य के अज्ञात और अदृश्य मतलब जो उन्होंने रूप देखा ही नहीं था उससे सदैव ही चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। तो वो पदार्थ कैसे विभाज्य मतलब बढ़ता है टुकड़ों में, उसके बारे में एक मत था जो कि कब दिया गया था, 500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसने दिया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, एक भारतीय दार्शनिक महर्षि थे कणाद ने प्रतिपादित किया था। ये जो मत किया था, क्या किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य क्या चीज़ होती है, पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। तो जो महर्षि कणाद थे उन्होंने हमसे ये कहा था मत के बारे में कि यदि हम कोई द्रव्य है यानी जो कोई पदार्थ है उसको हम तोड़ते जाएं मतलब विभाजित करते जाएं तो हमें कैसे प्राप्त होंगे, छोटे छोटे टुकड़े उसके प्राप्त होते जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे कण। और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण का पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अंत में मतलब आप एक उस रूप में पहुंच जाओगे कि जहां पर आप उससे छोटा उसे कर ही नहीं सकते हो, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। उसके बाद उसका विभाजन नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। मतलब अर्थात क्या रहेगा, जो सबसे छोटा से छोटा कण जो प्राप्त होगा ना, जिसे हम किसी और टुकड़े में विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या रहेगा, अविभाज्य, मतलब उसे विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अब क्या होता है कि इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। ठीक है, तो आप समझे कि परमाणु क्या होता है, वह छोटे से छोटा कण जिसको हम पुनः विभाज्य नहीं कर सकते। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते, वो कहलाता है क्या, परमाणु। अब आगे देखिए, एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन, एक और भारतीय दार्शनिक थे, क्या नाम था उनका, फकुदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। अब जो फकुदा कात्यायन थे, उन्होंने क्या अपना मत दिया था कि ये जो कण होते हैं वो सामान्यतः संयुक्त मतलब जुड़े हुए रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य यानी पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। अब आगे क्या हुआ था, लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिप्स ने सुझाव दिया था। ये और दो दार्शनिक थे जो कि ग्रीक थे, पहले जो हमने दो पढ़े हैं वो थे आपके भारतीय। अब क्या था कि ये जो थे, एक थे आपके डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, वो कह रहा है कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। वो ये कह रहा था कि हम जो है द्रव्य को विभाजित करते जा रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसी स्थिति भी आ जाएगी कि उसके बाद हम उसे कण को विभाजित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। ठीक है, ये दोनों जो थे इन्होंने क्या कहा था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं मतलब करते ही जाएं तो हमें प्राप्त कण से एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि उसे फिर आप विभाजित नहीं कर सकोगे। तो वही अविभाज्य कण जो था वो क्या कहलाया था, परमाणु। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब ये केवल दार्शनिक पे थे,
कोई प्रयोगात्मक कार्य इसमें नहीं हुआ था, कोई प्रैक्टिकल नहीं करके देखा गया था कि उन्होंने सिद्ध किया हो इस तरीके से कि हाँ जी प्रूफ किया हो। अब क्या था, 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच के भेद को समझा। अब जब 18वीं शताब्दी का अंत आया तब वैज्ञानिकों ने क्या करा कि तत्वों को और यौगिकों के जो बीच का मतभेद था कि तत्व और यौगिकों के बीच में क्या अंतर है उसे समझा, तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं, मतलब तत्व अगर जुड़ते हैं तो वो कैसे जुड़ते हैं और क्या ऐसी क्यों जुड़ते हैं, मतलब कोई तो होगी ऐसी क्रिया जिसके द्वारा वो जुड़ते होंगे। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, मान लीजिए कोई दो तत्व एक दूसरे से संयोग करके कोई नया तत्व बना रहे हैं तो क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए, ठीक है, ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। एक वैज्ञानिक थे आंतवा एल लवाइजिए, उन्होंने क्या करा, रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिपादित किया, जिसे रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। देखो यहाँ पर हम जितने भी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो आप अलग से नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके अभी काम नहीं देंगे, आप जब आके एग्ज़ाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देंगे तो आपके ये वहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितने भी आपने यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम पढ़े हैं उन्हें आप अलग से एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउड्स ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, उन्होंने क्या करा, लवाइजिए और जोसेफ ने प्राउड्स ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउड्स ने। जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल लीजिए, मतलब आप कॉपर सल्फेट लीजिए और सोडियम कार्बोनेट लीजिए, बेरियम क्लोराइड ले रहे हो, सोडियम सल्फेट लीजिए, लेड नाइट्रेट लीजिए और सोडियम क्लोराइड, इनका युग्म ले लिया, मतलब ये दो आपने रसायन ले लिए। अब क्या होता है, एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायन को अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपयुक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए और एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कार्क की भांति लगाइए। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये कार्क लगा दिए और ऐसे रखा गया। ये विलयन अलग है, एक छोटी परख नली में, और जो शंक्वाकार फ्लास्क में इसमें दूसरा विलयन है। तो एक्स विलयन जो है वो इसमें और वाई विलयन इसके अंदर है। एक ये डोरी है जिससे कि गिरे नहीं। अब क्या होता है, अंतर्वस्त्रक युक्त एक है ना युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तोल लीजिए। अतः अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे कि एक्स व वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। ठीक है, अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, आप नोट कीजिए कि आप सोचते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं, क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर्वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ, ये सब आपको नोट करना है। अब क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो है ना तो आप उसका सृजन कर सकते हो और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, यहाँ से हम क्या समझे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें जितना द्रव्यमान आप पहले ले रहे हो ना, वही द्रव्यमान आपका बाद में बचेगा। ठीक है, ना तो द्रव्यमान को आप सृजन बना सकते हो और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हो। जितना किसी अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान होता है उतना ही उसके बाद भी होता है। दूसरा नियम था आपका स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है, कोई भी यौगिक जो होगा वो दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होगा।
इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। अब जो इस प्रकार हमारे पर यौगिक प्राप्त होते हैं उसमें क्या होता है, इन तत्वों का अनुपात क्या होता है आपका, स्थिर होता है, चाहे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। ठीक है, वो ये कह रहा है लवाइजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला, मतलब ये ध्यान दिया कि कोई भी यौगिक हो वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनेगा पहली बात तो, और इस प्रकार से प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होगा वो स्थिर होगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट, हम इतना ये ले रहे हैं और इतना वो ले रहे हैं तो हमें ये यौगिक प्राप्त होगा, ये स्थिर होता है। आप आगे पीछे मात्रा बढ़ाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। चाहे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, मतलब आप उसे कहीं से भी प्राप्त कर लो, आप जल को कहीं से भी प्राप्त कर लीजिए, चाहे पहाड़ों का चाहे घर का, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आगे पढ़िए आप। और हाँ, और इसने ये भी कहा किसी ने, चाहे कोई भी बनाए, चाहे आप बनाओ मैं बनाऊँ चाहे कोई वैज्ञानिक बनाए, अगर जल बन रहा है तो वो अनुपात वो ही रहेगा जो उसका है। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9G जल का अपघटन करें तो सदैव 1G हाइड्रोजन तथा 8G ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विभाजित रहते हैं। ठीक है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो, किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त एग्जाम्पल से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, प्राउड्स ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। कोई भी यौगिक हो उसमें जो तत्व होंगे उनका द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो यौगिक कोई दूसरा बनेगा और नहीं होगा तो वही यौगिक बनेगा जो हम बनाना चाहते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। जो जॉन डाल्टन था उनका जन्म कहाँ हुआ था, 1766 में हुआ था। सन 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। जब 12 वर्ष की उनकी आयु हुई थी तो उन्होंने एक शिक्षक का मतलब जीविका के लिए, अपना गुजारा करने के लिए शुरू किया काम। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और 7 साल बाद क्या था, वह एक स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए। अब सन 1793 में जब 1793 सन आया तब जॉन डाल्टन को एक कॉलेज में गणित, भौतिक एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। 1793 ईस्वी में वो कहाँ चले गए थे, मैनचेस्टर। ठीक है, भौतिक, रसायन और गणित पढ़ाने के लिए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्यों में व्यक्त किया। वहाँ पर उन्होंने शिक्षण दिया और सर्च किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुए। अब क्या होता है कि वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों को उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेजी रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों को प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजिता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ठीक है, अब क्या था, ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों की सूक्ष्म अविभाज्यकरण, जिसे परमाणु नाम दिया गया, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम ही दिया। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसने द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम था और निश्चित सिद्धांत का नियम था, निश्चित अनुपात का नियम था, उसकी युक्तिसंगत व्याख्या की थी। अब क्या था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब जो डाल्टन था कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हों, यौगिक हों या मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होता है,
जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्वों के, देखो पहला हम पढ़ रहे हैं कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सिंपल सी बात वो कह रहा है कि जितने भी द्रव्य या यौगिक या पदार्थ जो भी आप बोलना चाहते हो वो परमाणुओं से बनेंगे, ठीक है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। परमाणु अविभाज्य सिस्टम करो तो जो परमाणु होगा ना उसको आगे आप विभाज्य नहीं कर सकेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में